नमस्कार दोस्तों, फ्री ट्यूटोरियल एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में क्लास 10th में साइंस का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं। यदि आपने पहले इस चैप्टर को पढ़ रखा है और फिर भी समझ में नहीं आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और मैं यहाँ ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देने चाहिए जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप बात करें बोर्ड एग्ज़ाम की तो इस चैप्टर से मिनिमम एक क्वेश्चंस जो 5 नंबर के आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन जो 2 2 नंबर के या फिर 3 3 नंबर के दिख सकते हैं या फिर 1 नंबर के भी दिख सकते हैं। यानी कि ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है और हाँ, इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है 2020 टू 2021 के सेशन से। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो डॉवेनाइनस ट्रेड पढ़ना है आपको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ना है, मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, 17 और 18 सारे जो ग्रुप से इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी रखनी पड़ेगी आपको, आपके सिलेबस में है। इसके अलावा ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना है जिसमें एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और आयनाइजेशन एनर्जी, केवल इन्हीं के बारे में आपको स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। नीड फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि जितने भी आपने 10th क्लास तक एलिमेंट्स पढ़े जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये जितने भी आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं इन सबको क्या किया गया है कि टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया। तो क्यों पड़ी थी ज़रूरत, तो पढ़ लेते हैं। टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट ईजी, एलिमेंट्स हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स को यानी कि हर एक एलिमेंट्स की पढ़ाई, हर एक एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या किया गया है कि कुछ ग्रुपों में डिवाइड किया है। ठीक है, सिंपल सा आपको यही याद रखना है। इसके अलावा हिंदी में भी लिखा है कि तत्वों का अध्ययन आसान बनाने के लिए तत्वों को कुछ समूहों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसी कड़ी में, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो इसी कड़ी में 4 साइंटिस्ट आए थे। वो 4 साइंटिस्ट कौन थे, तो चलिए देखते हैं। पहला साइंटिस्ट था आपका डोबेराइनर। डोबेराइनर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को सबसे पहले अरेंज करने की कोशिश किया था। ठीक है, इसके अलावा आए थे न्यूलैंड्स। इसके बाद जो आए थे वो है आपका मेंडलीफ। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो है आपका हेनरी मोसले। ये आपके 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की है, यानी कि पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश की है। तो सबके बारे में इंडिविजुअल जानने की कोशिश करते हैं। डोबेराइनस ट्राइड्स, तो डोबेराइनस ट्राइड क्या है, तो देखिए, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट नॉन एज ट्राइड। ठीक है, इन्होंने जो भी एलिमेंट लिए थे यानी कि 3 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग की थी और इन 3 एलिमेंट को उसने ट्राइड नाम दिया था। इसके अलावा क्या है कि देखिए, हिंदी में आप पढ़ लेना खुद। एलिमेंट्स वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और उन्होंने जो 3 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग की थी उसको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया था, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया था। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, आगे एग्जाम्पल है। तो पहले ये पॉइंट्स देख लो। फर्स्ट पॉइंट है आपका ये वाला, ठीक है, सेकंड पॉइंट है ये वाला, ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड्स वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ठीक है, इसको पढ़ लिया आपने। समझ, मैं आपको समझा, ये तीनों पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। एक बार सही से पढ़ लेना है इसको, मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, जो पहला पॉइंट्स क्या है कि उन्होंने 3 3 की ग्रुपिंग की थी एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट उन्होंने लिया था इस तरीके से, ये 3 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और इसी को क्या कह दिया, ट्रेड कह दिया। ठीक है, तो पहले पॉइंट में वही लिखा था। दूसरे पॉइंट क्या है कि दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि जो एटॉमिक मास है ना, कि यानी जो पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो कम है, दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, पहले से ज़्यादा है, और तीसरे
एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है कि इससे ज़्यादा, यानी कि इन्होंने जो अरेंजमेंट किया था ना एलिमेंट का, वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट को। ठीक है, समझ में आ गया 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या कहा है कि पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का जब एवरेज निकालोगे तो दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर में आएगा। ठीक है, जैसे कि पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास 7 है, दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास 20 सॉरी तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास 29 है, और जब इसका आप एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 46। ठीक है, 46 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 23, और जो 23 है ये मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल, यानी कि डोबेनाइनस ट्रेड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंजमेंट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, उसने अरेंजमेंट किस तरीके से किया था, तो यानी पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास का जब एवरेज निकालेंगे तो वो दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर में आएगा, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। समझ में आ गया आपको। ये आपका पहला एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया लिथियम सोडियम और पोटेशियम का, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको कम से कम एक एग्जाम्पल तो याद रखने ही है डोबेरानस ट्राइड वाले में। और उन्होंने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था, तो ये वाला है आपका टेबुलर फॉर्म, यानी कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम को एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, और ये कैल्शियम स्ट्रोंडियम और आपका बेरियम को एक ग्रुप में डाल दिया, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को एक ग्रुप में डाल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया था। अब देखते हैं कि इन्होंने अरेंजमेंट तो कर दिया, लेकिन कुछ कमियां भी निकल के आई थी सामने, तो वो कमियां क्या है। तो देखिए कमियां क्या है कि लिमिटेशन ऑफ डोवेरानस ट्राइड। तो क्या क्या कमी थी डोवेरानस के ट्राइड में। तो सबसे पहली कमी क्या थी कि ओनली 3 ट्राइड्स वर रिकॉग्नाइज फ्रॉम द एलिमेंट नाउन एट द टाइम। ठीक है, तो सबसे पहली कमी तो यही थी कि उसके समय जितने भी एलिमेंट मौजूद थे ना, उन सभी को क्या अरेंजमेंट नहीं कर पाया था। उन्होंने 3 3 के एलिमेंट की ग्रुपिंग कर दी और बस उन्होंने उसका नाम ट्रेड दे दिया। उसके समय में और भी बहुत सारे एलिमेंट थे, उसको उन्होंने उस टेबल में बैठा नहीं पाया था सही से, या फिर बैठाया ही नहीं था। ठीक है, दूसरा क्या है आपका कि ऑल नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज इन द ग्रुप ऑफ ट्राइड। ठीक है, वही बता दिया है कि जितने भी प्रेजेंट एलिमेंट थे उसके समय में, उन सबको ट्राइड में नहीं अरेंजमेंट किया था। तो ये 2 कमी आपके सामने में आ गई। ठीक है, तो और तीसरी कमी क्या है कि ही प्लेस सम अनलाइक एलिमेंट इन सम ट्रेड। ठीक है, और उन्होंने किस तरीके से अरेंजमेंट किया था कि जो भी अरेंजमेंट किया था ना उसमें से अनलाइक एलिमेंट थे, यानी कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी, फिर भी उसने एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ये 3 कमियां थी उसके ट्राइड्स की, तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों आपको क्या करना है, याद रखना है। पहली कमी कि उसके समय में जितने भी एलिमेंट थे उन्होंने 3 3 की ग्रुपिंग की थी, जबकि बहुत सारे एलिमेंट उसके समय में प्रेजेंट थे, उसकी ग्रुपिंग नहीं कर पाया था, और वही स्टेटमेंट यहाँ भी लिखा है। और दूसरा क्या है कि जो भी ग्रुपिंग किया था उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। तो ये 3 लिमिटेशन है, इसको याद रखना है। इसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसके बाद न्यूलैंड्स आए और उन्होंने अपना नियम दिया। उन्होंने क्या नियम दिया था कि न्यूलैंड्स अरेंज देन द नाउन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि इन्होंने जिस भी एलिमेंट का अरेंजमेंट किया, जो भी एलिमेंट अरेंज किया था ना, उसको भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था। ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था। इसके अलावा क्या था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, और उसकी ग्रुप की खासियत क्या थी। उन्होंने जो टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था एलिमेंट को, उसके टेबल की खासियत क्या थी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की है वही प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट की है, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की है सेम टू सेम 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी उससे मैच करती है, उसने ये कहा था। ठीक है, तो वही लिखा है प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। अब उसने टेबुलर कैसा बनाया था, और उन्होंने टेबल जो है कुछ इस तरीके का बनाया था। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव है ये। उन्होंने जो है ना, जो संगीत के जो 7 शब्द होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, दोबारा से, तो उन्होंने इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग ही क्या क्या एलिमेंट को अरेंज किया था अपने टेबल के अंदर। और उन्होंने ये कहा था कि पहले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ है
और आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, आठवां एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये आठवां, ये वाला आठवां। ठीक है, तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, उसने उन्होंने ये कहा था। ठीक है, सेम होनी चाहिए। तो इसी तरीके से यानी पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, उन्होंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया था अपने टेबुलर में। लेकिन ये कुछ हद तक ही यानी हल्के एलिमेंट पे ही लागू थे, जो मेटल भारी थे, ठीक है, या फिर जो एलिमेंट भारी थे उस पे ये काम ही नहीं कर रहा था। तो इसके भी टेबल की बहुत सारी कमियां थी। चलिए देखते हैं। ये टेबलर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये याद, उसकी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ यही वाला है, ये पता होना चाहिए कि उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। और दूसरा क्या है कि पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो वो दोनों सिमिलर थी, ये याद रखना है। और उन्होंने अरेंजमेंट कैसे किया था, तो संगीत के साथ शब्द के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। ठीक है, आपको यही याद रखना है, ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इन्होंने कमियां क्या थी इसके टेबल के। तो इसकी टेबल की सबसे बड़ी कमी यही थी कि इसका जो नियम था ना, यानी कि इसका जो टेबल था वो केवल कैल्शियम तक ही फॉलो कर रहा था। ठीक है, इसका जो टेबल था केवल और केवल कैल्शियम तक ही फॉलो कर रहा था। यानी आप कह सकते हो कि ये रहा आपका इसका टेबल, ये है, इसमें कैल्शियम ये है, तो केवल और केवल कैल्शियम तक ही फॉलो कर रहा था। बाकी जो अरेंजमेंट किया था ना, ये प्रॉपर्टीज ही मैच नहीं कर रही थी इसके टेबल से। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज वही है कि केवल कैल्शियम तक ही लागू था। इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी कि आप ये कह सकते हो कि नए एलिमेंट की उसके समय, यानी कि न्यूलैंड के समय जो भी नए एलिमेंट की खोज हुई थी, उन एलिमेंट को इसके पीरियोडिक सॉरी इसके टेबल में जब अरेंज किया था, तो अरेंज करने के बाद प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। इन्होंने क्या किया, फिर अरेंज ही नहीं किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट है उनको अपने टेबल में जगह नहीं दिया था। इसका मतलब ये है। अगला क्या है, तो अगला ये है कि इसकी जो यानी इन्होंने जो टेबल बनाया था ना, केवल लाइटली एलिमेंट यानी हल्के एलिमेंट तक ही लागू थे। यानी हल्के एलिमेंट पे फॉलो हो रहे थे, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ थी इसकी हल्के एलिमेंट पे फॉलो हो रहे थे, और भारी एलिमेंट पे फॉलो नहीं कर रहे थे ये प्रॉपर्टीज़। तो ये एक और है कि न्यूलैंड्स के समय केवल 56 ही एलिमेंट मौजूद थे। ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी बहुत बार गया है कि न्यूलैंड्स के समय कितने एलिमेंट्स मौजूद थे, तो 56 एलिमेंट मौजूद थे। और क्या पूछा जाता है, तो और ये पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव रूल है वो कौन से एलिमेंट तक ही फॉलो हो रहा था, तो केवल और केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था। ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, याद होना आपका चाहिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यानी कि डॉबेराइनर्स और न्यूलैंड्स की तरह ही मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने जिस तरीके से भी एलिमेंट को अरेंज किया था, वो किस बेस पे अरेंज किया था, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अरेंज किया था। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को मेंडलीव ने एक ही ग्रुप में रख दिया। अगला क्या है, तो अगला ये है आपका कि इट कंटेन 6 पीरियड। यानी कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड्स हैं और 8 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये है 3 पॉइंट्स हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, ये याद रखना है। अब देख लेते हैं कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो देखने में कैसा लगता है, और पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप क्या होते हैं। तो ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स ये हॉरिजॉन्टल आपको लाइन दिख रही है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो हॉरिजॉन्टल यानी इस तरीके से जो भी लाइन जाती है वो क्या कहलाता है, वो पीरियड कहलाता है। ठीक है, यानी इस तरीके से जो भी आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं वो सारे पीरियड्स हैं। और ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप होता है वर्टिकल लाइन। यानी कि ये वर्टिकल है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट्थ। ठीक है, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे।
मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहली विशेषता क्या थी कि सम गैप्स वर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट लाइक गैलियम, स्कैडियम एंड जर्मेनियम। यानी कि मेंडलीव ने कुछ गैप जो है वो छोड़ दिए थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि गैलियम हो गया, स्कैडियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये मेंडलीव के समय मौजूद नहीं थे। ठीक है, मेंडलीव के बाद आए थे ये सब एलिमेंट की, जो मेंडलीव के बाद इन सब एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी। और इन सभी एलिमेंट्स के लिए मेंडलीव ने क्या किया था कि जगह छोड़ दिया था। जगह कैसे छोड़ा था? तो यहाँ पर देख लो आप, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जगह कहाँ कहाँ छूटा हुआ दिख रहा है, जहाँ भी आपको जगह छूटा हुआ दिख रहा है समझ जाओ कि मेंडलीव ने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए ही स्पेस छोड़े थे। जैसे कि आपको यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, इसके अलावा एक यहाँ पर स्पेस दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी एक स्पेस दिख रहा है। तो इस तरीके से मेंडलीव ने क्या किया था कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इस पॉइंट का मतलब ये है कि मेंडलीव ने जिस भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ा था ना, उस एलिमेंट को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था मेंडलीव ने ये कहा था कि जिस भी एलिमेंट के लिए मैं यहाँ पर स्पेस छोड़ रहा हूँ, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ये होने वाली है। ठीक है, इसलिए इस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही उन एलिमेंट को उस जगह अरेंज करना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को, लेकिन मेंडलीव ने क्या क्या पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसे एलिमेंट की खोज होगी, इसका इतना एटॉमिक मास होगा और उसकी प्रॉपर्टी ये होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है आपको। इसके अलावा और क्या है? तो इसके अलावा ये है कि मेंडलीव के समय में जो है 63 एलिमेंट ही प्रेजेंट थे, और मेंडलीव ने उन सभी 63 एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया था। यानी कि मेंडलीव के समय जितने भी एलिमेंट मौजूद थे उन सभी को अरेंज कर दिया था। तो कितने एलिमेंट मौजूद थे? 63 एलिमेंट मौजूद थे, और इन सभी एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने अरेंज कर दिया था। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कमियां थी? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या कमियां थी? तो सबसे पहली कमी तो ये थी कि मेंडलीव ने जो है हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं बताया था कि हाइड्रोजन जो है कौन से ग्रुप के पास होना चाहिए। ठीक है, या फिर कौन से ग्रुप में हाइड्रोजन को रखा जाना चाहिए। तो ये पहली कमी थी। इसके अलावा और क्या था? तो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। यानी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट का जो पोजीशन है वो गलत अरेंज कर दिया था मेंडलीव ने। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए थे कुछ एलिमेंट के साथ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे कि कोबाल्ट हो गया और निकल हो गया। ठीक है, कोबाल्ट हो गया और निकल हो गया। तो कोबाल्ट का जो वजन होता है या कि एटॉमिक मास होता है वो ज़्यादा होता है, और निकल का एटॉमिक मास क्या होता है? कम होता है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि निकल को जो है कोबाल्ट से पहले रखना चाहिए था। ठीक है, निकल को कोबाल्ट से पहले रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए थे वो। तो ऐसा क्यों नहीं कर पाए थे ये एक्सप्लेन भी नहीं किया था मेंडलीव ने। तो ये सेकंड कमी थी। तीसरी कमी क्या थी? तो तीसरी कमी क्या थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। यानी कि आइसोटॉप का जो पोजीशन है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। आइसोटॉप क्या होता है? तो आइसोटॉप होता है ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि C6H12 और इसके अलावा C6H14। ये क्या है? तो ये है कार्बन के आइसोटॉप। यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, 6 है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। एक का एटॉमिक मास 12 है और एक का एटॉमिक मास 14 है। तो मेंडलीव ने इन आइसोटॉप्स का पोजीशन सही से एक्सप्लेन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? इसलिए नहीं किया था क्योंकि देखिए, अगर आप मेंडलीव का बॉक्स देखोगे तो मेंडलीव के बॉक्स में जो है कार्बन के आपको एटम दिख जाएंगे, लेकिन कार्बन के एटम दिख तो जाएंगे, लेकिन कार्बन के बाद जो भी एलिमेंट अरेंज किया है ना, उसका एटॉमिक मास इस कार्बन के यानी कि इस कार्बन के एटॉमिक मास से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और उसमें ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने आइसोटॉप यानी कि ये आइसोटॉप है इस कार्बन का, तो आइसोटॉप को उन्होंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया था कि क्यों नहीं अरेंज कर रहे हैं, या फिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। तो ये 3 रीज़न थे मेंडलीव के, यानी कि 3 लिमिटेशन थे, और ये सारे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, आपको याद रखना है इन लिमिटेशनों को। ठीक है, तो इतना ही है मेंडलीव के लिमिटेशन पीरियोडिक में। टेबल
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोसले इन 1913, यानी कि आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी, तो हेनरी मोसले ने की थी, ठीक है। और कौन से ईयर में की, तो 1913, 1913 में किया था डिस्कवरी। अगला क्या है कि एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। आपने अभी तक जिन तीन साइंटिस्टों के बारे में अभी तक पढ़ा है, एक तो है डोवेराइनर, एक है आपका न्यूलैंड, और एक है आपका मेंडलीफ, ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने टेबल के अंदर एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, तो इन्होंने अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, ठीक है। इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था। तो इन तीनों ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया था अपने टेबल्स के अंदर एलिमेंट्स को। लेकिन हेनरी मोसले ने क्या किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि एलिमेंट्स को जो है ना अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेस पे अरेंज किया था। तो नेक्स्ट है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 18 वर्टिकल कॉलम नॉन एज ग्रुप, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इस टेबल के अंदर 18 जो है ग्रुप है और 7 जो है वो पीरियड होते हैं, ठीक है। क्या ग्रुप होता है और क्या पीरियड होता है मैं आपको आगे बताता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। पहले अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एलिमेंट इन अ ग्रुप हैज द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो ग्रुप्स है ना, ग्रुप्स में जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और उस ग्रुप के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट मिलेंगे ना उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि उन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो सेम ही होंगे उन ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट एलिमेंट इन अ पीरियड हैज सेम नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि पीरियड के अंदर आप कह सकते हो कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं उस पीरियड्स के अंदर जो आपके एलिमेंट अरेंज होंगे ना उन एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो सेम होगा, ठीक। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये आपका क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा था अभी कि 7 जो होते हैं वो पीरियड होते हैं, और 7 पीरियड है कौन कौन से, तो ये आपका पहला पीरियड है ये वाला, ये आपका पहला पीरियड है, ये आपका दूसरा पीरियड है, ठीक है, ये आपका तीसरा पीरियड है, ये आपका चौथा पीरियड है, ये आपका पांचवा पीरियड है, ये आपका छठा पीरियड है, और ये आपका सातवां पीरियड है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना वो सारे पीरियड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ग्रुप हमने पढ़ा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं। तो 18 ग्रुप है कौन कौन से, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपके 18 ग्रुप हो गए। यानी वर्टिकल लाइन में जो भी आपको बॉक्स दिखेंगे वो आपका ग्रुप कहलाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो भी आपको बॉक्स दिखेंगे वो पीरियड कहलाएगा। तो आपको इतनी चीज़ें, दो चीज़ आपको क्लियर हो गया। ग्रुप्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये हमने अभी पिछले पॉइंट्स में पढ़ा था। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे सेम होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पहला ग्रुप है, ये आपका पहला ग्रुप है। तो पहले ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है पहले ग्रुप में, ठीक है, ये लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, और आपका ये पोटेशियम हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा, सीजियम हो जाएगा और फ्रांसियम हो जाएगा। ये आपके पहले ग्रुप के एलिमेंट है, ये आपके पहले ग्रुप के एलिमेंट है। तो इस पहले ग्रुप के एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से लिथियम का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो लिथियम के स्ट्रक्चर जो होता है टोटल, यानी लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे आप फिल करोगे, पहले में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे और दूसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना वो एक ही बचेगा। सेम टू सेम सोडियम का भी जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। पोटेशियम के भी जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसी तरीके से जितने भी आपके ग्रुप्स हैं ना, इस ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट आप निकाल लेते हो ना तो सभी एलिमेंट का भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, चाहे आप इस ग्रुप का ले लो चाहे आप सेकंड ग्रुप को भी ले सकते हो। सेकंड ग्रुप का भी जैसे कि बेरियम हो गया, तो बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो भी बेरियम के जो आउटर मोस्ट
ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी अगर बेरियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। कैल्शियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, स्ट्रोंडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना, सभी के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन आपको प्रेजेंट रहेगा, यानी कि इन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है ना 2 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है, पीछे आपको बता दें। इसी तरीके से जो है ना हेनरी मोसले ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि पीरियड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, यानी कि पिछले पॉइंट्स में ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसके बाद पीरियड की प्रॉपर्टी। तो ये आपका पहला पीरियड है। तो पहले पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं और इन एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ सेल्स होता है ना वो एक ही होता है, यानी कि पहले पीरियड में नंबर ऑफ सेल्स एक ही होंगे, यानी कि इस वाले में एक ही नंबर ऑफ सेल्स होंगे। दूसरे वाले में आप बना करके भी चेक कर सकते हो, दूसरे वाले में जो है नंबर ऑफ सेल्स 2 होंगे, ठीक है। तीसरे वाले में नंबर ऑफ सेल्स 3 होंगे, चौथे वाले में नंबर ऑफ सेल्स 4 होगा और पांचवे वाले में नंबर ऑफ सेल्स 5 होंगे। और छठे वाले पीरियड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और सातवें वाले पीरियड में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे वो 7 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी पीरियड्स होते हैं, मतलब जितने भी पीरियड है और उस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद है उन सभी का नंबर ऑफ सेल्स सेम ही रहता है। अब देखते हैं कि जो पहला ग्रुप है आपका, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है, इस पहले ग्रुप को हम एल्काइली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। पहले ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्काइली मेटल कहते हैं। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसको एल्काइली मेटल क्यों कहते हैं, पहले आप ये जान लो कि पहले ग्रुप को एल्काइली मेटल कहते हैं। उसी तरीके से आपका ये दूसरा ग्रुप है ना, दूसरे ग्रुप को एल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके सिलेबस में जो है वो 17 ग्रुप, इसी तरीके से आपका जो ये 17 ग्रुप है ना इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इस 17 ग्रुप को हेलोजेंस कहते हैं। और इसी तरीके से ये आपका लास्ट जो ग्रुप है जिसको ग्रुप 18 कहा जाता है, और इस ग्रुप 18 को हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, ठीक है। तो आपको केवल और केवल 4 ग्रुप के बारे में बेसिक जानकारी रखनी है। वो 4 ग्रुप है आपका, ग्रुप नंबर फर्स्ट को एल्कली मेटल कहा जाता है, ग्रुप नंबर सेकंड को एल्कलीन अर्थ मेटल कहा जाता है, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन कहते हैं और ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस कहते हैं। आपको इस पीरियोडिक टेबल में क्लियर हो रहा होगा कि जो आपका पहला ग्रुप है उसको एल्कली मेटल कहा जाता है, आपका ये जो दूसरा ग्रुप है इसको एल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपका ये जो 17 ग्रुप है इसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, और इसी तरीके से आपका जो 18 ग्रुप है उसको नोबल गैस कहते हैं या फिर इनर्ट गैस भी कहा जाता है। अब आते हैं ग्रुप फर्स्ट के पास। तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है, जैसे देखिए आपका ये ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट के जो भी एलिमेंट है इन सभी एलिमेंट का आपको नाम पता होना चाहिए एकदम सीरियल वाइज। एग्जांपल के लिए जैसे कि आपका पहला है हाइड्रोजन है, दूसरा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, ठीक है। और आपको इनमें से ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्रुप फर्स्ट है ना, ग्रुप फर्स्ट का जो पहला मेटल है ये वाला जो टॉप नंबर पे है, ये है आपका नॉन मेटल। ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल गैस है ये, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है, लेकिन हाइड्रोजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एक ही होता है, इसलिए इस हाइड्रोजन को जो है इस पूरे ग्रुप में डाल दिया गया। इस पूरे ग्रुप में जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो भी एक ही है, तो इसलिए हाइड्रोजन को जो है पहले ग्रुप में रख दिया गया है। तो कैसे याद कर सकते हो, इसका ट्रिक क्या है, तो देखिए ट्रिक के थ्रू भी आप याद कर सकते हो, ना तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है इसका, हलीना, ठीक है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको याद रखना है, और देखिए किस तरीके से, हलीना, हलीना, इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, हलीना। क को पढ़ेंगे का, आरबी को पढ़ेंगे रिवन, और सी एस को पढ़ेंगे किसने, और एफ आर को पढ़ेंगे फाड़ा। अब देखिए कंप्लीट कैसे पढ़ोगे, हलीना का रिवन किसने फाड़ा, फाड़ा, हलीना का रिवन किसने फाड़ा, ठीक है। ये आपका ट्रिक है और इसी तरीके से आपको याद रखना है। अब या तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, या तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, नहीं तो कोई ट्रिक, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया कि हलीना का रिबन किसने फाड़ा, इस तरीके से याद रख सकते हो। हाँ मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, ली मतलब लिथियम हो जाएगा, ना मतलब हो जाएगा सोडियम, और हलीना का मतलब हो जाएगा आपका पोटेशियम, हलीना का रिबन, रिबन का मतलब हो जाएगा आरबी मतलब रुबेडियम, हलीना का रिबन किसने, किसने का मतलब हो जाएगा सीजियम, और फारा मतलब हो जाएगा फ्रांसियम, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो तो पहले ग्रुप के एलिमेंट को।
देखिए यहाँ पर आपका पहले ग्रुप का एलिमेंट है, जहाँ पर मैंने अभी बताया कि जो पहले ग्रुप के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। लिथियम का जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि आपके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको पीछे बताया था और यहाँ पर मैंने आपको पिक्टोरिकल फॉर्म में बता दिया है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड एल्कली मेटल। पहले ग्रुप के एलिमेंट को, ठीक है, पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट को एल्कली मेटल कहते हैं। क्यों कहते हैं एल्कली मेटल? इसलिए कहते हैं क्योंकि दे रिएक्ट विथ वाटर, दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि ये जो एलिमेंट यानी फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, वे एलिमेंट पानी के साथ जब रिएक्शन होता है उनका, तो पानी के साथ रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेटल, मेटल प्लस का वाटर जब रिएक्ट करेगा, यानी मेटल कौन सा मेटल है, यहाँ पर पहले ग्रुप के मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो मेटल है वो पहले ग्रुप का मेटल है। ठीक है, पहले ग्रुप का मेटल को जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद जो है क्या बनाएगा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो पहले ग्रुप का जो एलिमेंट है, जैसे कि देखिए हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पर रिएक्शन क्यों नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो है तो पहले ग्रुप में ही, लेकिन वो नॉन मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल मेटल की बात हो रही है, पहले ग्रुप की मेटल वाले एलिमेंट की बात हो रही है, तो हम मेटल वाले एलिमेंट की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका लिथियम आता है मेटल, पहले ग्रुप में मेटल की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले लिथियम आता है। तो लिथियम का मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया, पानी के साथ रिएक्शन करवा दिया, और पानी के साथ रिएक्शन करवाने के बाद ये क्या बन गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का रिएक्शन करवाओगे तो आपका यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ रुबेडियम, रुबेडियम का जब आप रिएक्शन करवाओगे तो रुबेडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ सीजियम, सीजियम का रिएक्शन करवाओगे वाटर के साथ तो क्या होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और रिएक्शन ऑफ फ्रांसियम, तो फ्रांसियम का जब आप रिएक्शन करवाओगे तो फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दिस मेटल हाइड्रोक्साइड इज सॉल्यूबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इट डिसोसिएट OH आयंस। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये क्या बना है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना है, और ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, सॉल्यूबल है। यानी कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, बिल्कुल मिक्स हो जाता है। और घुलने के बाद जो है ये OH आयंस, OH आयंस क्या करता है, अलग कर देता है। यानी इसमें से जो है ना, ये आपके जो कंपाउंड दिख रहा है, यानी कि ये क्या है, कंपाउंड है, और ये क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी है और ये एक तरीके का कंपाउंड भी है। तो इस कंपाउंड में से जो है जब आप इसको पानी के अंदर घोलोगे ना, ठीक है, तो घोलने के बाद OH आयंस क्या होगा, अलग हो जाएगा। देखिए एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, एंड एक्वा सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन एक तरीके का सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होते हैं वह पानी होते हैं, और सॉल्यूट आप कोई भी चीज़, कोई सॉलिड चीज़ उसके अंदर घोल दोगे तो वो सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होता है, यहाँ पर पानी होता है। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड एनायंस मेक द सॉल्यूशन बेसिक और एल्कलीन, विच इज वाई द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट आर कॉल्ड एल्काइली मेटल्स। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि जैसी OH आयंस निकलता है तो OH आयंस जो होता है वो कौन सा नेचर शो करता है, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, जो OH आयंस होते हैं वो बेसिक करेक्टर को शो करता है, और बेसिक करेक्टर कह लो या फिर एल्कलीन कह लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, बेसिक करेक्टर कह लो और बेसिक यानी कि बेसिक एलिमेंट, सॉरी बेसिक एलिमेंट को हम एल्कलीन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए क्या कहते हैं कि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं ना, उसको एल्कली मेटल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट के जो जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट के जितने भी मेटल हैं, जब आप उसको पानी के साथ घोलते हो, ठीक है, जब क्या करते हो, उसको पानी के साथ जब आप घोलते हो यानी पानी के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो रिएक्शन करवाने के बाद क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और यही मेटल हाइड्रोक्साइड को जब दोबारा से इस पानी के अंदर यानी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालते हो ना, तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद क्या होता है कि OH नेगेटिव आयंस रिप्रेजेंट करता है, यानी OH
नेगेटिव आयन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और यही प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, और ये जो OH नेगेटिव आयन है ये बेसिक नेचर का है, इसलिए हम क्या कहते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को एल्कली मेटल कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, करता है कि बेसिक नेचर को शो करता है। आप ये भी बहुत साधारण भाषा में ये याद रख सकते हो कि जो एल्कली मेटल होता है वो बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। बेसिक करेक्टर मतलब वो OH नेगेटिव आयन डिसोसिएट करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। एल्कली मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अभी बताया कि जितने भी एल्कली मेटल यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा क्या है, वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं खासकर मेटल, वो क्या होता है, वेरी हाई रिएक्टिव होते हैं। क्यों वेरी हाई रिएक्टिव होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि दे इजी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल कहलाता है ये। इसके अलावा क्या है कि लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो होती है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों होता है लो, इसलिए होता है क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप के जो जितने भी मेटल्स है वो सब मेटल जो होता है वो ज़्यादा सॉलिड नहीं पाए जाते, सॉलिड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, आप कह सकते हो कि स्पॉन्ज टाइप के फॉर्म में पाए जाते हैं। दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है यानी मेटल्स है ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि पहले ग्रुप के जो एलिमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। दे रिएक्ट विथ वाटर, ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, अभी बताया था, ठीक है। दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। दे रिएक्ट विथ एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, और मेटल यानी नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। तो आप देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो पहले ग्रुप के जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। आपको यहाँ पर पहले वाले पॉइंट में आपने देखा भी होगा। और कैसे रिएक्शन कर जाते हैं, तो इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं और क्या बनाते हैं, तो लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद लिथियम ऑक्साइड बना देता है। सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद सोडियम पेरोक्साइड बना देता है, ठीक है। और पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना देता है। इसी तरीके से रुबीडियम जब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो रुबीडियम सुपर ऑक्साइड बना देगा, और सीजियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सीजियम सुपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सुपर ऑक्साइड या फिर पेरोक्साइड और ऑक्साइड क्या होता है, तो यहाँ पर आपको लिखा भी होगा कि O2 नेगेटिव, क्या लिखा है ये O2 नेगेटिव, ये आयंस है, ये 2 नेगेटिव जो है आयन शो करता है। O2 नेगेटिव जो है ये आयंस को शो करता है। O2 इज कॉल्ड ऑक्साइड, O2 नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं, यानी कह सकते हो कि O2 नेगेटिव ये ऑक्साइड है। इसके अलावा ये है कि O2 ये इस तरीके से अगर रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरोक्साइड कहते हैं, ठीक है। और O2 नेगेटिव, केवल यहाँ पर नेगेटिव का साइन रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर पेरोक्साइड कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीन टर्म यहाँ पर इसी इन्हीं तीन टर्म का यूज करके जो है ना यहाँ पर ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बना है। देखिए एल्कली मेटल्स आर नेवर फाउंड इन नेचर एज प्योर एलिमेंट बट आर फाउंड एज कंपाउंड। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, या फिर नहीं पता है तो याद कर लेना कि जो एल्कली मेटल है यानी कि जो पहले ग्रुप के जितने भी मेटल है ना वो प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, और हाईली रिएक्टिव मेटल के कारण किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर जाता है और ये कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, ठीक है। जो अर्थ है, हमारे अर्थ पे जो है ना, ये पहले ग्रुप के जितने भी मेटल है वो सब कंपाउंड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, आपको ये अब आते हैं सेकंड ग्रुप पे। तो सेकंड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। और एल्कली अर्थ मेटल में कौन कौन से मेटल मौजूद है, तो कौन कौन से मेटल है भैया मौजूद, तो बेरिलियम है आपका, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंडियम है, और ये बेरियम है, और ये रेडियम है, ठीक है। तो ये आपके मेटल्स है जो ग्रुप सेकंड में पाए जाते हैं, और इन मेटल्स को याद भी रखना है। याद कैसे रखते हो, या तो आप सीरीज वाइज नाम याद रख सकते हो, जैसे कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंडियम हो गया, उसके अलावा बेरियम हो गया और रेडियम हो गया, इस तरीके से याद रख सकते हो। नहीं तो फॉर्मूला या ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। जो ट्रिक है आपका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये ट्रिक है, तो इस तरीके से भी आप रख सकते हो याद, ठीक है। बेटा, अब देखिए मैं आपको ट्रिक से भी समझा, बेटा का मतलब है आपका बेरिलियम, बेटा मांगे, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार, कार मतलब हो जाएगा कैल्शियम, स्कूटर, स्कूटर मतलब हो जाएगा स्ट्रोंडियम, और
बाप, बाप मतलब क्या हो जाएगा, तो बाप मतलब हो जाएगा आपका बेरियम और राजी, राजी मतलब क्या हो जाएगा, तो रेडियम हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपका कि बेरिलियम यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंडियम बेरियम और रेडियम हो जाएगा। देखिए ग्रुप सेकंड का जो एलिमेंट है यहाँ पर मैंने आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है यहाँ पर, कि जो आपके ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है ना, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको यहाँ पर देख लेना कि जितने भी सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं, इन सभी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल ऑफ द एल्कलीन अर्थ मेटल आर फाउंड इन कंपाउंड फॉर्म विद इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी सेकंड ग्रुप के मेटल है यानी कि एल्कलीन अर्थ मेटल है, वो जो है ना ये भी सिंगल फॉर्म में यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं पाया जाता है, अर्थ में कंपाउंड के फॉर्म में ही पाया जाता है, क्योंकि ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल के सीरीज में ही आता है। इसके बाद क्या है कि द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अभी पीछे मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा क्या है कि लेस रिएक्टिव देन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यानी कि जो ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट है ना, उससे जो है ना ये थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, होते तो हाईली रिएक्टिव है लेकिन पहले ग्रुप से थोड़ा कम होते हैं, बस आपको ये याद रखना है। अब देखिए हर एक एलिमेंट का मैंने आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिख करके बता दिया और रिएक्शन किस तरीके से होता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बेरिलियम, क्या है आपका बेरिलियम, इसको फॉर्मूले में कैसे याद रखा था या ट्रिक में कैसे याद रखा था, बेटा। ठीक है, तो बेटा का मतलब हो जाएगा बेरिलियम, और बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर या स्टीम। ये आपको याद रखना है कि जो बेरिलियम है ये ना तो पानी के साथ रिएक्ट करता है ना ही भाप के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता अब ये भी देख लीजिए, दिस इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि बेरिलियम का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है और इसका हाई आयनाइजेशन एनर्जी होता है। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी को आप सिंपली यही ऐसे याद रख सकते हो कि वह कम से कम एनर्जी, ठीक है, वह कम से कम एनर्जी जिस एनर्जी के कारण जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हटा दिया जाए, ऐसे एनर्जी या वह कम से कम एनर्जी जिस एनर्जी का यूज करके अगर हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया। टू द अदर एलिमेंट इन द ग्रुप यानी इसी ग्रुप के अंदर। अगला क्या है आपका, देखिए मैग्नीशियम, बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मतलब बेटा मांगे, ये मैग्नीशियम जो है वो मांगे वाले में है, बेटा मांगे, तो एम मतलब मैग्नीशियम हो जाएगा। और मैग्नीशियम क्या है आपका, देखिए मैग्नीशियम विल ओनली रिएक्ट विथ हॉट वाटर। आपने चैप्टर नंबर सेकंड में भी पढ़ा होगा एसिड बेस और सॉल्ट वाले में कि जो मैग्नीशियम है वो केवल और केवल गर्म पानी के साथ ही रिएक्शन करता है। ठीक है, और गर्म पानी का मतलब क्या है, पानी तो पानी है, वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो गर्म पानी के साथ जितने भी एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हाइड्रोक्साइड का, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और जैसे ये रिएक्शन कर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और इसके बाद क्या रिलीज करता है ये, तो इसके बाद रिलीज करता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है या बनाता है। इसके अलावा कैल्शियम हो गया, यानी कि बेटा मांगे ये कैल्शियम जो है वो कार है, और बेटा मांगे कार स्कूटर, SR क्या है, स्कूटर है। और BA क्या है आपका, तो BA है आपका बेरियम। ठीक है, BA क्या है, बेरियम, यानी कि बाप, BA मतलब बाप हो जाएगा और RA मतलब हो जाएगा रेडियम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये आपका ट्रिक है, ट्रिक से याद रख सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी ऐसे याद रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है और रेडियम है, ये जितने भी आपके यहाँ पर मेटल दिख रहे हैं ना, ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। और मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्म पानी के साथ अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाओगे तो तुरंत मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। तुरंत का मतलब है कुछ समय लेगा और चेंज हो जाएगा। देखिए कि आपका कैल्शियम है, ये कैल्शियम का हम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ पर कैल्शियम जो है ना वह ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है।
ठीक है, किसका निर्माण करता है, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसके अलावा स्ट्रोंटियम हो जाएगा, ये भी आपका ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। बेरियम हो जाएगा, ये भी ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। और रेडियम है, ये भी रिएक्शन कर जाता है। और क्या कौन सा फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और ये आपका रेडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से निर्माण करता है ये। देखिए, ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर कॉल्ड एल्कलीन अर्थ मेटल, यानी कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट को हम एल्कलीन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, हम ग्रुप सेकंड एलिमेंट को एल्कलीन अर्थ मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं वो सिंगल फॉर्म में यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं पाया जाता है, किसी कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो कंपाउंड होते हैं या तो ऑक्साइड के फॉर्म में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये ऑक्साइड जो है ये अर्थ में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं, यानी ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट है ये ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, और ये ऑक्साइड जो होता है ये अर्थ पे पाया जाता है, यानी धरती पे मिलता है। ठीक है, धरती के अर्थ क्रस्ट में मिलता है, धरती के सतह पे पाया जाता है। ठीक है, और ये जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये पानी में सॉल्यूबल है, यानी पानी में घुल भी जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, ग्रुप सेकंड एलिमेंट को एल्कलीन मेटल कहते हैं। एल्कलीन का मतलब होता है, देखिए एल्कलीन को आप सिंपल सी भाषा में याद रख सकते हो कि एल्कलीन जो होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, यानी कि एल्कलीन का मतलब बेस। ठीक है, सिंपल सी भाषा में एल्कीन मतलब बेस होता है। और अर्थ का मतलब अभी बता दिया, जितने भी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है ना वो सब अर्थ क्रस्ट यानी कि धरती के सतह पर पाए जाते हैं, तो इसका मतलब अर्थ मतलब वो हो गया। और मेटल मतलब ये सारे मेटल है, तो इसका मतलब यही मेटल हो गया। तो एल्कलीन अर्थ मेटल का मतलब यही है। ठीक है, ऐसे मतलब ग्रुप सेकंड का ऐसे मेटल जो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये ऑक्साइड जो है ये अर्थ में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। ये ऑक्साइड जो होता है ये पानी में घुल भी जाते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको एल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं। इसके बाद जो आपका अगला ग्रुप है वो है आपका ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को क्या कहते हैं, हेलोजन फैमिली कहते हैं, यानी कि हेलोजन ग्रुप कहते हैं। ये आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट है। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन आता है। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए सीरीज फॉर्म में, सेम टू सेम जैसा आपका सिंबल है वही नाम है। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो, या तो आप सीरीज वाइज इस तरीके से याद रख सकते हो, नहीं तो ट्रिक से भी याद रख सकते हो। देखिए ट्रिक ये है कि एफ मतलब हो जाएगा फिर, सीएल मतलब हो जाएगा कल, देखिए फिर कल, बीआर मतलब होता है बाहर, और आई मतलब होता है आई, और एटी मतलब आप कर सकते हो आंटी। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये हो जाएगा ट्रिक। और इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो, फिर मतलब हो जाएगा फ्लोरीन, कल मतलब हो जाएगा क्लोरीन, और बाहर मतलब हो जाएगा ब्रोमीन, आई मतलब हो जाएगा आयोडीन, और आंटी मतलब हो जाएगा स्टेनिन, एस्टेनिन। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट है। और ग्रुप 17 की एलिमेंट की खासियत क्या क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या खासियत है। द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ नॉन मेटल, ये देखिए ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है सबसे पहले ये नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये जो नॉन मेटल होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। जैसे कि आपने सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा, तो पहले ग्रुप का मेटल था। उसी तरीके से सबसे ज़्यादा मतलब रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा, तो वो आपका 17 ग्रुप का नॉन मेटल है। ठीक है, तो यही लिखा है कि द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ नॉन मेटल होते हैं एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ हेलोजन नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि जो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है ना इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है कि जल्दी से उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और अपने ऑर्बिट को फुलफिल करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि द ग्रुप 17 एलिमेंट आर कॉल्ड हेलोजन। ठीक है, ग्रुप 17 एलिमेंट को हम हेलोजन क्यों कहते हैं या हेलोजन ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि दे गिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल। ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है ना ये जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो प्रोडक्ट पे आएगा ना वो सॉल्ट बनना। देखिए सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के बाद और भी कुछ बन सकता है, लेकिन सॉल्ट कम आ जाता है ग्रुप 18 के एलिमेंट पर। तो ग्रुप 18 का एलिमेंट कौन सा, तो सबसे लास्ट में जो आपको दिख रहा है ये ग्रुप 18 का एलिमेंट है। और इस ग्रुप 18 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, या तो नोबल गैस कहते हैं या फिर इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट गैस कहा जाता है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, इनर्ट गैस भी ग्रुप 18 में होता है और नोबल गैस तो कहते ही हैं। ग्रुप 18 का एलिमेंट, तो देखिए ये आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ग्रुप 18 के एलिमेंट में क्या क्या है, तो हीलियम आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, क्रिप्टन आ जाएगा, जेनॉन आ जाएगा और रेडॉन आ जाएगा। तो ये तो आपके हो गए सीरीज वाइज। इस तरीके से आप या तो सीरीज वाइज याद कर लो या तो ट्रिक भी है, ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि हीना, नीना, अरीना, करीना, जेनीना और रवीना, तो ये है आपके
ट्रिक, इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो कि हीना मतलब हो जाएगा हीलियम, नीना मतलब हो जाएगा नियॉन, अरीना मतलब हो जाएगा आपका आर्गन, और करीना मतलब हो जाएगा क्रिप्टन, जेनिना मतलब हो जाएगा जेनॉन, और रवीना मतलब हो जाएगा रेडॉन। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है, इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। देखिए ग्रुप 18 इज ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस, बता दिया था अभी। इट इज अनरिएक्टिव एलिमेंट, ये अनरिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी कि बहुत ही कम किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ना के बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं वो कंप्लीटली फुलफिल होता है, और इसको अब ये पहले से ही स्टेबल है, इसको स्टेबल बनने की और कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये पहले से ही स्टेबल है, तो इसीलिए जो ये होते हैं ना, ये नोबल गैस के कैटेगरी में आ जाते हैं या फिर इनर्ट गैस कहा जाता है, क्योंकि ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फुल। बेसिक नॉलेज ऑफ एटम, एटम के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो देखिए क्या क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated in a cell depend on the formula, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एटम के जो भी मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होता है? तो इस फॉर्मूले पे डिपेंड होता है, 2n², इस पे डिपेंड होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। जहाँ पर n की वैल्यू क्या लेना है, अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हो ना, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पहले सेल में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, तो वही आपका पहला सेल होता है के, और के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही फुलफिल होते हैं। इसके अलावा अगर एन की जगह आप 2 रख देते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और एल सेल में जो है वो 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप एन की जगह अगर आप 3 रख देते हो, अगर एन की जगह 3 रख देते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप कितने फुलफिल कर सकते हो? तो 18 कर सकते हो। ठीक है, तो एम सेल में आपको 18 दिख जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये सेल्स के बारे में डिवीजन कर रखा है, तो ये आप देख लीजिएगा, और आपने पढ़ा भी होगा, केवल आपका रिवीजन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि के एल एम एन, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में मैक्सिमम 8 आते हैं, एम में 18 आते हैं, और एन में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या फिर आते, फुलफिल कर सकते हो। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर देखिए, ये मान के चलिए कोई एटम है, ठीक है, मान लीजिए कोई एटम है, इस एटम का जो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? एटम है, और ये एटम का ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो वही लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे उस एटम का, यानी कि अगर ये कोई एटम है तो इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन होंगे ना, वही एटॉमिक नंबर कहलाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू में एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर में होता है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, यानी कि कह सकते हो कि ये तीनों जो है ना, एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही, किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, और उतने ही एटॉमिक नंबर होगा उसका। देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये कोई एटम है, तो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट के अंदर ही फुलफिल कर सकते हो, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर ये एक्स कोई एलिमेंट है, तो एक्स कोई एलिमेंट है तो जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाले में जो भी कोई अल्फाबेट लिखा होता है, नीचे वाले में हमको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर में जो भी आपको अल्फाबेट दिख जाएगा या फिर कोई भी नंबर दिख जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन होता है। एटॉमिक मास का फॉर्मूला आपको याद होना, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी सब पार्टिकल मौजूद है वो क्या कहलाएगा आपका? उन सभी को अगर आप जोड़ देते हो तो वो एटॉमिक मास कहलाएगा। और एटॉमिक मास का भी डेफिनेशन भी पूछ ले तो यही लिखना है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू में प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? तो साधारण भाषा में आप ये याद कर सकते हो या ये याद रख सकते हो कि ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर मेटल के भी प्रॉपर्टीज मौजूद हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे? मेटलॉइड्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। अब हम पहचान कैसे करेंगे पीरियोडिक टेबल में? तो चलिए जानते हैं। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम मेटलॉइड्स की पहचान कैसे करेंगे? तो आपको जितने भी यहाँ पर ग्रीन कलर में जो भी आपके जिस भी एलिमेंट पे ग्रीन कलर है ना, वो सारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो मैं सर्कल करके भी बता देता हूँ, जैसे कि आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है, एंटीमनी हो जाएगा,
टेल्यूरियम हो जाएगा और पोलोटियम हो जाएगा। ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ये सब मेटलॉइड्स ही हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि मेटल की भी प्रॉपर्टीज मौजूद है और नॉन मेटल के भी, आधा मेटल है आधा नॉन मेटल, तो इसलिए इसको मेटलॉइड। अगला टॉपिक है आपका ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, फिर सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियड यानी कि पीरियड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके बाद हम ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पीरियड की प्रॉपर्टीज में देखिए लेफ्ट टू राइट, जब भी हम पीरियड की प्रॉपर्टीज पता करते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही पता करना है, यानी कि कह सकते हो आप कि लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब इधर वाला और राइट का मतलब इधर वाला, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या क्या चेंजेस आएगा एलिमेंट्स के अंदर, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस या फिर एलिमेंट का साइज, जो लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं ना पीरियड्स के अंदर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस कह लो या फिर एलिमेंट का साइज कह लो वो कम होता चला जाता है। जैसे जैसे आप इधर की ओर जाओगे वैसे वैसे ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज का मतलब इधर सबसे बड़ा होगा, ठीक है, डिक्रीज का मतलब ये हो जाएगा इधर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा एटॉमिक साइज किसी भी एलिमेंट का। अब देखिए साइज एलिमेंट का डिक्रीज क्यों होता है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट रीजन दे दिया गया है कि देखिए मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वन प्रोटॉन इज एडेड, ठीक है, जब भी हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक एक प्रोटॉन ऐड होता चला जाता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। एक एक प्रोटॉन क्या होता है, ऐड होता चला जाता है न्यूक्लियस के अंदर। अब ऐड क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। एटॉमिक अगर जैसे कि आप इधर जाओगे या मान के चलो ये 15 है तो 15 के बाद 16 पे जाओगे फिर 17 पे जाओगे, ये पीरियड तो यही होता है ना। इस तरीके से जब आप जाते हो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी के अंदर उसी को हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो पीरियड में क्या होता है, एलिमेंट इसी सीक्वेंस में रहता है 15 16 17। तो 15 का मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन 15 रहेंगे, 16 का मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, यानी कि इस एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन है वो 16 हो जाएगा यानी कि एक बढ़ जाएगा, और इस एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन है एक और बढ़ जाएगा, यानी 16 के बाद इस वाले एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 17 हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रोटॉन की मात्रा या जैसे जैसे प्रोटॉन का नंबर जो है न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता चला जाता है ना, वैसे वैसे न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता चला जाता है। प्रोटॉन का मतलब क्या है कि प्रोटॉन को मतलब प्लस कहते हैं, ये पी प्लस यानी पी क्या है, चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, ठीक है। तो वैसे वैसे जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ता चला जाएगा यानी इंक्रीज होता चला जाएगा, वैसे वैसे उस न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया आपको, विच पुल, और ये जो चार्ज होता है ना ये बाहर वाले आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको खींचने की कोशिश करता है, और जैसे खींचने की कोशिश करता है जो एटम का साइज होता है ना, मान के चलिए ये एटम का साइज है, इसमें प्रोटॉन है और इसमें न्यूट्रॉन है, ठीक है, और इसका चार्ज धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, इसके अंदर चार्ज बढ़ते चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, और इसके बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होते चले जाएगा चार्ज की ओर, ठीक है, चार्ज की तरफ जो है अट्रैक्ट होते चला जाएगा, और जैसे ही अट्रैक्ट हो जाएगा तो इसका साइज जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा, और रिड्यूज होने के बाद जो है कुछ इतना साइज हो जाएगा, इतना साइज बन जाएगा इसका, ठीक है। तो यही रीजन होता है एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड में। देखिए ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, लेफ्ट टू राइट ये लेफ्ट टू राइट पीरियड, ये पीरियड भी होता है, और लेफ्ट टू राइट ऐसे ही जाना है इधर से इधर की ओर, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो एलिमेंट का जो साइज होगा वो डिक्रीज होते चला जाएगा, मैंने समझा दिया किस तरीके से डिक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट केबल ये होता है यहाँ से, यानी कि लिथियम से लेकर के इधर की ओर जाओगे तो। इसके अलावा मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बताना चाहता हूँ कि इधर वाले एलिमेंट जो होते हैं वो मेटेलिक फॉर्म में होते हैं, और धीरे धीरे जब आप मेटल से इधर लेफ्ट टू राइट जाते हो ना वैसे वैसे मेटल की प्रॉपर्टीज कम होती चली जाती है। क्यों कम होती चली जाती है, क्योंकि मेटल जो है ना धीरे धीरे नॉन मेटल में कन्वर्ट होते चला जाता है, ठीक है। ये मेटल है, मेटल के बाद ये भी आपका मेटल ही कहलाएगा, और धीरे ये आपका मेटलॉइड्स कहलाएगा जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद है, ठीक है। और ये वाले जो है ये सब क्या कहलाएंगे, आपके नॉन मेटल कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे मेटल की प्रॉपर्टीज भी कम होती चली जाती है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। तो देखिए पीरियड्स की प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अब क्या होगा, तो देखिए मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज, मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, कम होते चला जाएगा। रीजन क्या है कि टेंडेंसी टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज, यानी कि जो टेंडेंसी है एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ठीक है, वो कम होती चली जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो मेटल है, मेटल आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट
में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्याग देते हैं, यानी कि लूज कर देते हैं, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जब जाओगे ना, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब जाओगे, देखिए, लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो मेटल से नॉन मेटल बन रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में जो मेटल है कि पीरियोडिक टेबल में क्या है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। अब डिक्रीज होने का रीजन ये होता है कि जो लूज ऑफ टेंडेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है ना, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। अब कम कैसे होती चली जाती है वो जान लीजिए, कि जैसे कि आपका लेफ्ट टू राइट अब जब जाएंगे इस तरीके से जाएंगे, तो ये आपका जो पहला ये जो एलिमेंट है ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है, पहले ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये जो ग्रुप है वो आसानी से, यानी इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट है ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपने आप को बैलेंस कर लेगा, और एक कम एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से ये आपका दूसरा, अगर आप दूसरे ग्रुप को देखना चाहेंगे तो दूसरे ग्रुप का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो होते हैं, तो इसका मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये थोड़ा सोचेगा इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ा हिचकिचाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर आते हैं तो ये सारे सेम टू सेम हिचकिचाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। ये वाला जो है वो थोड़ा हिचकिचाएगा, यानी कि टेंडेंसी डिक्रीज हो रहा है कम होने की, और धीरे धीरे इतना धीरे धीरे जब आप बढ़ते चले जाओगे ना वैसे वैसे इनकी टेंडेंसी और कम होती चली जाएगी। तो यही रीजन है कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने की जो क्षमता है ना वो कम होती चली जाती है, और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना वो बढ़ती चली जाती है। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो दो अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अगर तीन इलेक्ट्रॉन रहेगा वहाँ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है। जो मेटेलिक करेक्टर है सेम टू सेम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दोनों सेम ही है, और आपका जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये दोनों सेम ही है। तो इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को आप रिलेट करके याद रख सकते हो। जो मेटेलिक करेक्टर में चेंजेस आएगा वही आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में चेंज आएगा। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आपका होता है कि ऐसे एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यानी अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे और अपने आप को स्टेबल करना चाहे, तो वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन से होंगे, मेटल होंगे। और मेटल कौन सा, तो ये मेटेलिक करेक्टर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मेटेलिक करेक्टर में चेंज होगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में भी चेंज होगा, और वही रीजन लिखना है सेम टू सेम जो आपने मेटेलिक करेक्टर में रीजन लिखा है। के बाद आते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। अभी बता, इधर मेटेलिक करेक्टर है और इधर नॉन मेटेलिक करेक्टर है, तो धीरे धीरे जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज होने का रीजन क्या है, तो इंक्रीज होने का रीजन यही है कि टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता है ना, इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने की जो क्षमता है, अपने पास रखने की जो क्षमता है, उधार लेने की क्षमता है, वो बढ़ती चली जाती है लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो। वही प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे भी लागू होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे भी लागू होता है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होंगे, वो भी इंक्रीज करेंगे नॉन मेटेलिक करेक्टर की तरह। देखिए टेंडेंसी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स के अंदर क्या टेंडेंसी होती है, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर क्या क्या टेंडेंसी होती है, तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में हमेशा हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ये आपको याद रखना है। टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे की ओर देखना। तो टॉप टू बॉटम हम क्या क्या देखते हैं, तो देखिए एटॉमिक साइज ही देखोगे। एटॉमिक साइज को हम एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हो या फिर एलिमेंट का साइज भी कह सकते हो। तो ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस या फिर एलिमेंट का साइज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं ना वो इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स का मतलब जैसे कि देखिए, ये आपका पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट का सेल इतना हुआ, दूसरे एलिमेंट का साइज क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि दो सेल आ जाएंगे। तीसरे एलिमेंट का साइज क्या हो जाएगा, तो तीसरे एलिमेंट का साइज इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। और एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो वही आपका रीजन है कि नंबर ऑफ सेल्स जैसे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता चला जाता है। कि मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज, यानी कि मेटेलिक करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। अब इंक्रीज क्यों होते चला जाएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम ये देखेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कैसे होता है ग्रुप में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको तीन एलिमेंट लेकर के समझा देता हूँ कि हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है। तो हाइड्रोजन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ एक सेल बनेगा, बीच में एक न्यूक्लियस रहेगा और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी तरीके से आप
लिथियम का स्ट्रक्चर बनाओगे तो लिथियम के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, 2 सेल्स आ जाएंगे, बीच में न्यूक्लियस रहेगा और बाहर में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी तरीके से आप पोटेशियम का स्ट्रक्चर बनाओगे तो 3 सेल आ जाएंगे, एक न्यूक्लियस रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पर डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो ये आसानी से उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएगा, या उतनी ही एनर्जी से वो उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएगा और इस एलिमेंट को क्या कर देगा, हटा देगा, और अपने आप को क्या कर लेगा, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन को हटा देगा और अपने आप को बैलेंस कर लेगा। ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं दूसरे एलिमेंट में हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। पहले एलिमेंट के कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जैसे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ते चले जाता है ना, जैसे जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है। ठीक है। क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को जो है निकालने के लिए और अधिक एनर्जी की जरूरत होगी और वो होता नहीं है इसके पास, तो जाहिर सी बात है अधिक एनर्जी चाहिए तो इसके न्यूक्लियस का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम होते चले जाएगा। कम होता जो भी एनर्जी कहाँ होगी, न्यूक्लियस के अंदर होगी, और न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक का डिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो एनर्जी ज्यादा निकालेगा, और एनर्जी जब ज्यादा निकाल करके उसको बाहर कर देगा तो उसके न्यूक्लियस में एनर्जी कैसा बचेगा, बहुत ही कम बचेगा। इसलिए करेक्टर आपको समझ में आ गया आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कैसे होता है। ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी यही केस है। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी यहाँ पर इंक्रीज ही होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होते चले जाता है, क्या होता है, कम होते चले जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि रीजन यहाँ लिखा हुआ कि मूव डाउन द ग्रुप द नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस इन द एटॉमिक साइज। और जैसे जैसे नॉन मेटेलिक करेक्टर में जो चेंजेस आएंगे वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में भी चेंज आएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर रीजन यहाँ पर लिख दिया कि मूविंग डाउन इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिक्रीजेस ड्यू टू एंड इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल डिक्रीजेस आयनाइजेशन एनर्जी। वही है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो डिक्रीज होती चली जाती है, जो मेटेलिक करेक्टर में आपने देखा था। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, तो मैं लेफ्ट टू राइट बता रहा हूँ। तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या क्या चेंज हो जाएगा और क्या क्या आपको पढ़ना है, केवल एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे। और आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये पहला पॉइंट, आपको ये पहला वाला पॉइंट और ये तीसरा वाला पॉइंट, इन दोनों को याद रखना है। इसके अलावा इधर देखिए, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कि ये है कि एटॉमिक नंबर एंड मासेस वो भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होते चले जाता है, क्योंकि ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि नीचे की ओर डिक्रीज ही होगा। ठीक है। अब इधर देखिए, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, वह घट जाएगा और एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। ये आपका मान लीजिए ये बीच में आपका पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज है आपको पढ़ना है, कौन कौन से है, तो इलेक्ट्रॉन सेल्स, सेल्स क्या हो जाएंगे, सेल्स जो होते हैं ना लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, ठीक है, पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ सेल्स सेम ही रहता है तो सेम ही रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले में 2 हो जाएंगे, तीसरे वाले में 3 हो जाएंगे, इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है नॉन मेटेलिक करेक्टर। ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ये और क्या करना है कि ये कैरेक्टर भी जो है ना, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो कम होते चले जाएगा, तो इसको छोड़ करके बाकी सभी पढ़ने हैं। इसी तरीके से टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। रिमेन्स द सेम, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते रहते हैं वो हर एक ग्रुप में सेम ही रहता है। ठीक है। और क्या डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट डिक्रीज होते चला जाएगा। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होते चला जाएगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा और मेटेलिक करेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये है आपका कंप्लीट वीडियो ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि
चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड, और आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो, आप थ्योरी अपना पूरा कंप्लीट कर लो। इसके बाद जो आपके बुक्स में इंटरनल क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन दोनों को कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे एग्जाम में। जैसे मैंने बताया सेम टू सेम वैसे ही करना है। आपको ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट याद होने चाहिए, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट कंप्लीट याद होने चाहिए, ग्रुप 17 के और ग्रुप 18 के, ये 4 एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स है ये सभी याद होने चाहिए। इसके अलावा 1 से लेकर के 20 तक, 1 टू 20 तक में जितने भी एलिमेंट है उन सभी को याद करना है, ठीक है। उन सभी को याद करना है, बस इतना काफ़ी है। इसके अगर इतना आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन से रिलेटेड भी वीडियो बना के डालूँ तो आप कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।